डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में खिलजी डायनेस्टी के सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ा। अब आज के क्लास में उसके आगे की जो डायनेस्टी है, जिसको तुगलक डायनेस्टी कहा जाता है, उसको आज से पढ़ने जा रहे हैं। आप पूर्व से ही परिचित हैं, जानते हैं इस बात को कि दिल्ली सल्तनत वास्तव में 5 वंशों का एक समूह है, जिसमें सबसे पहले आदि तुर्क वंश था, उसके बाद खिलजी वंश और तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लोदी वंश। तो इसमें बीच वाला जो वंश है नहीं, तुगलक वंश, उसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है और तुगलकों ने या तुगलक वंश ने 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी, यानी अगर वर्ष गिना जाए तो 94 वर्ष तक, 94 वर्षों तक कुल 8 सुल्तानों ने, कितना, कुल 8 सुल्तानों ने शासन किया। ठीक है। इस प्रकार से तुगलक वंश के साथ एक चीज जुड़ी हुई है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे वर्ष तक, यह लंबा शब्द के स्थान पे ये ज्यादा उपयुक्त होगा, अधिक समय तक शासन किया। ये एक फैक्ट है। ठीक है। आप लोग घर में ये तय कर लीजिएगा कि क्रॉनिकल वाइज आता है कि सबसे ज्यादा समय तक किसने किया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो डेट जो लिखवाए है उससे देख करके इसको कर लीजिएगा। यहाँ यह है कि तुगलक वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया, ये एक तथ्य है। इंट्रो में दूसरी बात जो जाएगी वो ये कि तुगलक कौन थे। कौन थे शब्द अगर हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये इसकी जाति पूछ रहा है कि बाई कास्ट ये लोग क्या थे। तो तुगलक कौन थे, इस पर बहुत मतभेद है। उसकी कास्ट पर इतिहासकारों के बीच मतभेद है और हम लोगों को उन मतभेदों को जानना है। इस कंटेक्स्ट में जो पहला विचार आता है वो एक समकालीन इतिहासकार या कवि कह लीजिए, जिसने दिल्ली सल्तनत के 6 सुल्तानों के काल को देखा था और बहुत सारे इसके पुस्तक या लेख या शायरी अभी वर्तमान समय में उपलब्ध है। और दिल्ली सल्तनत को जानने के लिए अमीर खुसरो का जो विवरण है वो काफी महत्वपूर्ण है। ये कहता ये है कि तुगलक वास्तव में वंश का प्रतीक है, वंश का प्रतीक है, जाति का नहीं। जाति का यानी इसके मुताबिक क्या है कि तुगलक कोई कास्ट है ही नहीं, बल्कि डायनेस्टी बन गई और इसीलिए हम उसको तुगलक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। एक और राइटर है जो है तो मुगल काल का, लेकिन दिल्ली सल्तनत के बारे में उससे जानकारी मिलता है और वो राइटर है मिर्जा हैदर दोगलक। मिर्जा हैदर दोगलक। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तारीख रसीदी।
और इस पुस्तक में मिर्जा हैदर दुगलत ये कहता है कि तुगलक लोग जो हैं वो चगताई मंगोल हैं। मतलब मिर्जा हैदर दुगलत तुगलकों को की जाति जो बता रहा है वो क्या बता रहा है? ये चगताई मंगोल है। चगताई मंगोल का अर्थ थोड़ा समझ लीजिए, जब हालांकि ये बाद में आएगा आपके लिए, कि इसका संबंध मुगलों से है। जो मुगल लोग थे वो कोई प्योर नस्ल के लोग नहीं थे, क्योंकि बाबर का जो पिता था वो तुर्क था, चगताई था, और बाबर की जो माता थी वो मंगोल थी। चंगेज खां की 14वीं वंशज थी, और ये जो बाबर का पिता था वो तैमूर लंग का 16वां वंशज था। तो इस तरीके से बाबर दो नस्लों का मेल हुआ था, और इस कारण से बाबर के लिए शब्द जो इस्तेमाल करता है उसकी जाति के लिए, वो चगताई तुर्क या चगताई मंगोल। तो चूंकि मिर्जा हैदर दुगलत मुगल काल का है, इसका उस पर असर था मुगलों की उत्पत्ति का, उसी चश्मे से इसने तुगलकों को देखा और कह दिया कि इनकी जाति भी चगताई मंगोल। इसी तरीके से एक वेनिस यात्री आता है जिसका नाम है मार्को पोलो। वेनिस समझ रहे हैं ना? वेनिस इटली का एक शहर है। तो वो भारत की यात्रा पर आता है, और एक्चुअली में जो दक्षिण के जो पांड राज्य हैं उसके बारे में ये बहुत सारा विवरण देता है मार्को पोलो, और चीन भी जाता है वो। तो इसका भी जो यात्रा विवरण है वो काफी महत्वपूर्ण है। ये तुगलकों के बारे में कहता है कि तुगलक वास्तव में मिश्रित जाति के थे। क्या? यानी एक नस्ल के नहीं थे वो। तुगलकों में बहुत सारी नस्लें जो है वो मिली हुई थी। मार्को पोलो हमें ये जानकारी देता है। जो समकालीन इतिहासकार है तुगलक का, जो तुगलक के दरबार में रहा और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 14 वर्षों तक रहा, उसका नाम है इब्न बतूता। क्या नाम है? इब्न बतूता। ये मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, और इसने एक पुस्तक लिखी, माने जो पुस्तक लिखी उसका यात्रा विवरण है, उसका नाम, पुस्तक का नाम है रिहला। क्या नाम है? रिहला। इसमें इब्न बतूता कहता है कि तुर्किस्तान और सिंध जो प्रांत है, कल ही तुर्किस्तान आपको दिखाया था हमने, हिंदू कुश पर्वतमाला के उत्तर में जो था उसको तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान का एरिया था वहां, और उसी के नीचे में सिंध का एरिया है। तो सिंध के बीच की घाटी है, घाटी समझ रहे हैं? वैली, मतलब दोनों तरफ पहाड़ ऐसे है और बीच में गड्ढा है और उसमें लोग रह रहे हैं। तो इसी घाटी के बीच में एक जाति रहती थी जिसका नाम था कोरौना। कोरोना मत पढ़ लीजिएगा, कोरौना। और ये जाति जो थी वो तुर्क थी, बहुत लंबे समय पूर्व में आकर के बस गई थी यहाँ, और ये जाति क्या थी? तुर्क थी। तो इब्न बतूता कहता है कि जो तुगलक थे वो इसी जाति के थे, यानी कोरौना जाति के। इस प्रकार से तुगलक लोग भी जो थे वो तुर्क थे।
और इसका जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशंस है, इस एक्सप्लेनेशंस को अधिकांश इतिहासकारों ने स्वीकार कर लिया है। क्या कर लिया है? अधिकांश इतिहासकारों ने स्वीकारा। तो इस तरीके से वर्तमान समय में तुर्क कौन थे, यानी तुर्क की जाति की थी क्या थी, वो विभिन्न मतांतरों से होते हुए यहां तक पहुंचा कि तुगलक भी जो थे वो तुर्क थे, लेकिन तुर्कों में भी बहुत सारी जातियां थी, कबीला था। तो तुर्क एक कोरौना कबीला से थे, और ये कोरौना कबीला कहाँ रहता था? तो तुर्किस्तान और सिंध के बीच की जो घाटी थी, उसी घाटी में रहता था। इस प्रकार से अमीर खुसरो का जो विवरण है वो गलत है, मिर्जा हैदर दुगलत का जो विवरण है वो गलत है, मार्को पोलो का जो विवरण है वो गलत है। वास्तविक विवरण किसका है? तो इब्न बतूता का। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टली भी पूछ देता है कभी कभी कि तुगलक लोग किस जाति से संबंधित थे, तो आपका आंसर होगा कोरौना जाति से संबंधित थे, और ये तुर्क जाति थी, इसलिए तुगलक भी क्या थे? तुर्क। क्लियर? तो ये तो हमने बताया आपको, इंट्रोडक्शंस में इतनी बातें लिखनी है। उसके बाद ऊपर में हमने हेडिंग बनाया है कि गियासुद्दीन तुगलक को, चूंकि तुगलक डायनेस्टी का इंट्रोडक्शन बहुत छोटा है तो इसी में पूरा क्लास नहीं चल सकता है, तो उसमें एक शासक को हमने ले लिया जो प्रथम शासक था गियासुद्दीन तुगलक। उस पर आने से पहले ये जरूरी है कि जो हमने ये कहा है कि कुल 8 सुल्तान थे, तो 8 सुल्तान का क्रोनोलॉजी आपके पास रहना चाहिए और वो याद रहना चाहिए, है ना। तो पहले ये काम को हम कर देते हैं। तो तुगलक सुल्तानों का विवरण। तुगलक सुल्तानों का विवरण, ठीक है। तो उसमें कुल 8 सुल्तान है, हम लोग 8 सुल्तान को देखेंगे। उसमें पहला जो सुल्तान है उसका नाम है गियासुद्दीन तुगलक। इसका जो शासन काल है वो 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक है, ठीक है। दूसरा जो शासक इसमें होगा वो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने जो शासन किया वो 1325 ईस्वी से लेकर के 1351 ईस्वी तक। तीसरा जो शासक है उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। और इसने जो शासन किया वो 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक। और उसके बाद चौथा जो शासन कर रहा है वो है गियासुद्दीन तुगलक सेकंड। और ये जो शासन कर रहा है वो 1388 से लेकर के 1389 तक। उसके बाद अगला जो पांचवा शासक है उसका नाम है अबू बकर।
और ये जो शासन कर रहा है वो 1389 से लेकर के 1390 ईस्वी तक। उसके बाद अगला जो शासक है उसका नाम है नासिरुद्दीन मुहम्मद। ये जो शासन कर रहा है वो 1390 से लेकर के 96 तक। सातवां जो शासक इसमें है उसका नाम है अलाउद्दीन सिकंदर शाह। और ये जो शासन कर रहा है सिर्फ थोड़े महीनों के लिए किया था। और जो आठवां और अंतिम शासक है उसका नाम भी नासिरुद्दीन ही है, लेकिन मुहम्मद के जगह पर महमूद है। तो ये काफ़ी आपके लिए रिमार्केबल है, देखने योग्य है। ये दोनों को आप याद कर लीजिए। ये जो शासन कर रहा है 1396 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। तो इस प्रकार से कुल 8 शासकों का क्रम हम लोगों को तुगलक डायनेस्टी में दिखाई पड़ता है। अगर महत्व के दृष्टिकोण से देखें कि कितना महत्व है, तो आरंभ के जो 3 शासक हैं उसी को हम लोगों को पढ़ना है। बाकी ये जो 4 से लेकर के 8 तक है ये पतन का काल है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, क्रोनोलॉजी के लिए आपको बताया गया है, इसकी कोई बहुत विस्तृत घटना नहीं है, कोई बहुत विस्तृत काम नहीं हुआ है। ऑब्जेक्टिवली अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है इसमें तो ये कि नासिरुद्दीन मुहम्मद और नासिरुद्दीन महमूद, इसमें आपको गच्चा देता है एग्जामिनेशन। और वो ये कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये दोनों नाम आपको दे देगा, नासिरुद्दीन मुहम्मद और महमूद दोनों। अगर आप कोडिंग करके अपने दिमाग में नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से इस ऑब्जेक्टिव में आप गलत करके ही आएंगे। तो उसका तरीका ये है, आपको कोड की ऊ की मात्रा पर आप ध्यान दीजिए। मुहम्मद में ऊ की मात्रा पहले आया है तो ये पहले शासक होगा, और महमूद में ऊ की मात्रा बाद में आया है तो ये बाद का शासक होगा। तो इस ढंग से आज के क्लास में इसको अगर कोडिंग आप कर लिया दिमाग में, तो पूरे लाइफ में कभी भी पूछा जाएगा आपसे कि तुगलक डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन था, तो आप नासिरुद्दीन महमूद ही मानेंगे, नासिरुद्दीन मुहम्मद नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाऊं। ऊपर वाला लिख लिए थे, मैंने ऊपर जो चढ़ाया है उसको लिख लिए। ठीक, लिखिए भी और याद करने की प्रैक्टिस कीजिए कि वो चीज याद होता रहे। ऐसा करेंगे आप लोग तो इससे फायदा ही होगा कि कोई कंफ्यूजन रहेगा तो यहीं पर पूछ लीजिएगा। कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में होगा तो पूछ लीजिएगा कि ये क्या है सर। सिर्फ लिखिए नहीं, उस पर ध्यान भी दीजिए बोर्ड पे।
शहर के भीड़ में वीरानियां हैं। गौर कीजिएगा इस पे। अगर समझ में आपको आ गया, समझिए कि आपका सोचने की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई और इस बीमारी में आप लोग सबको ही मुब्तला है। अब देखना यह है कि बीमारी का पता है कि नहीं आपको। ठीक है, सिंपल सा शब्द है, सिंपल सा सेंटेंस है, कोई बहुत भारी भरकम नहीं है। हम समझते हैं कि समझ में आ जाना चाहिए आपको। शहर के भीड़ में वीरानियां हैं, यहां तुम हो मगर तन्हाइयां। नहीं समझ में आया? शहर के भीड़ में वीरानियां हैं। वीरानी समझते हैं ना? हाँ, माने भीड़ है लेकिन वीरानी है। नहीं समझ रहे हैं? क्या है समझ में? मतलब आपके लिए कोई नहीं है उस भीड़ में। आप जिसको खोज रहे थे, भीड़ है शहर में लेकिन आप वाला आदमी नहीं है वहां। वही है, शहर में भीड़ है मगर वीरानियां हैं, यहां तुम हो मगर तन्हाइयां। नहीं समझे आप? नहीं समझते। अगर समझते तो उछल जाते। आगे बढ़ूं? है? लिख लीजिए, घर में सोचिएगा इस पर। समझ गए? सोचिएगा तो आपको उससे ये होगा कि सोचने की कैपेसिटी हम चाहते हैं कि आपका बढ़े। और सोचने की कैपेसिटी तभी बढ़ेगी जब आप कविताओं के माध्यम से अपने आप को सजाइएगा, संवारिएगा तब। और हम जहाँ तक समझते हैं कविताएं किसी को यहाँ पर तो पसंद नहीं है। तो बढ़े आगे साहब, मिटाऊं? तो आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है तुगलक डायनेस्टी से, उसमें अब हम लोग पहला शासक यानी गियासुद्दीन तुगलक को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जहां तक गियासुद्दीन तुगलक का प्रश्न है, तो इसने 1320 से लेकर के 25 ईस्वी तक शासन किया। इसके साथ विशेषता जुड़ी हुई है कि इस वंश का प्रथम शासक था। प्रथम शासक होने के कारण ये इस वंश का क्या था? संस्थापक था। और इसका जो आरंभिक नाम था वो गाजी मलिक था। और जब ये शासक बना तब इसने गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि शुरू की। इसका नाम गियासुद्दीन तुगलक नहीं था, बल्कि इसका नाम ओरिजिनल जो था वो गाजी मलिक था। इसने अपने जीवन का जो आरंभ किया वो एक सामान्य सैनिक के रूप में। और फिर लगातार उन्नति करता गया। अब इसके उन्नति को देखेंगे हम लोग। तो उन्नति के क्रम में हम पाते हैं कि सबसे पहले इसने जलालुद्दीन खिलजी
के समय में रणथंभौर अभियान में भाग लिया। और रणथंभौर अभियान में अपनी योग्यता का परिचय दिया और इसके परिणाम स्वरूप इसे सीमांत क्षेत्र का एक प्रमुख अधिकारी बनाया गया। ठीक है, जब अलाउद्दीन का समय आया तो इसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कहां दिया गया इसको? तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। और जब इसको जिम्मेदारी दी गई तो तरगी और इकबाल मंदा ये दो महत्वपूर्ण मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन के समय में। मंगोल आक्रमण हुआ था तो तरगी और इकबाल मंदा के मंगोल आक्रमण को इसने गियासुद्दीन तुगलक ने विफल किया और इससे उसकी पदोन्नति जो है वो जब मुबारक शाह खिलजी शासक बनता है मुबारक शाह खिलजी जब शासक बनता है तो उसके इस योगदान के कारण मुबारक शाह खिलजी ने उसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का प्रांतपति बना दिया। यहां पर एक बात हम बताना चाहते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी का समय है या उसके बाद का जो 4 वर्षों का समय है, यानी आप मानकर चलिए कि 1296 से लेकर करके जो 1320 ईस्वी तक का समय है, यानी लगभग 24 वर्षों का, ये भारत पर मंगोल इन्वेजन्स का समय है, मंगोल आक्रमण का समय है। और इस समय मंगोल जो भारत पर आक्रमण कर रहे थे वो मंगोल 2 भागों में बढ़ चुके थे। मंगोल के बारे में पहले भी हम बताया था। भारत पर आक्रमण का सिलसिला इल्तुतमिश के समय से शुरू होता है, लेकिन सबसे विध्वंसकारी आक्रमण जो मंगोलों का होता है वो खिलजियों के समय में और खास तौर से अलाउद्दीन खिलजी के समय। उसके जीवन काल में कम से कम 7 मंगोल इन्वेजन बड़े बड़े हुए हैं, छोटे का छोड़ दीजिए। और उस समय मंगोल जो थे वो 2 ग्रुपों में बटे हुए थे। एक चगताई मंगोलों का ग्रुप था और एक दूसरे मंगोल का ग्रुप था। तो दूसरा वाला जो मंगोल ग्रुप था वही भारत पर आक्रमण कर रहा था। दूसरे वाले मंगोल ग्रुप का जो नेता था उसका नाम था दवा खां, और दवा खां हाथ पैर धोकर पड़ गया था कि हमको भारत को लूटना है या वहां के शासक को पराजित करना है। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन के समय में बहुत मंगोल आक्रमण हुए। वो तो कहिए कि जफर खां और उलूग खां जैसे उसके सिपहसालार थे जिन्होंने इन मंगोल आक्रमणों का सामना किया।
तो 4 मंगोल आक्रमणों का सामना जफर खान और उलुग खान ने किया और चौथे अभियान में, मंगोल अभियान में, जफर खान की मृत्यु भी हो गई। उसके बाद के जो मंगोल आक्रमण हुए वो सारे के सारे मंगोल आक्रमण गियासुद्दीन तुगलक ने सामना किया। और ये जो त्वरगी और इकबाल मंदा का जो आक्रमण है वो एक बड़ा आक्रमण है। छोटे छोटे आक्रमण हमेशा होते रहते थे, क्योंकि मंगोलों को जब भी धन की आवश्यकता पड़ती थी तो भारत की तरफ मुंह करते थे। तो इस ढंग से सारे के सारे मंगोल आक्रमण का जो सामना किया इस समय में वो गियासुद्दीन तुगलक ने किया। तो इस कारण से जो गियासुद्दीन तुगलक है उसके साथ एक चीज जुड़ी हुई है और वो ये कि गियासुद्दीन तुगलक के समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण का सामना किया, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण का सामना किया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसलिए बनता है क्योंकि आप अलाउद्दीन खिलजी जब पढ़ रहे थे तो उसमें अलग से चैप्टर ही है मंगोल आक्रमण, और वो दिमाग में इतना बैठ जाता है कि अगर प्रश्न आता है कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण का सामना करने वाला दिल्ली सल्तनत में कौन सुल्तान है तो अनायास ही सभी का ध्यान अलाउद्दीन खिलजी की तरफ चल जाता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मात्र 6 या 7 मंगोल आक्रमण उसके शासनकाल में हुए, या ये कह लीजिए कि 6-7 मंगोल आक्रमण का ही उसने सामना किया। लेकिन गियासुद्दीन तुगलक ने 29 मंगोल आक्रमण का सामना किया। कितना? 29। इस प्रकार से गियासुद्दीन तुगलक सर्वाधिक मंगोल आक्रमण का सामना करने वाला सुल्तान बना। अब देखिए कि ये शासक कैसे बनता है। तो शासक बनने की कहानी खिलजी वंश के अंतिम समयों से जुड़ी हुई है। हम जब खिलजी वंश पढ़ा रहे थे आपको तो उस समय एक शब्द आपको दिया था जो जिसका नाम था माबूर। माबूर का अर्थ होता है समलैंगिकता। तो खिलजी वंश के साथ समलैंगिकता चीजें जुड़ी हुई। अलाउद्दीन खिलजी से जो ये शुरुआत हुई उसका शिकार मुबारक शाह खिलजी भी हुआ। ये तो और बहुत पतित साबित हुआ। तो ऐसे परिस्थिति में मुबारक शाह खिलजी जो खुद एक माबूर था उसने गुजरात के एक व्यक्ति को जो हिजड़ा था उसको जो है वो बहुत प्रमोट किया जिसका नाम खुसरो शाह था। और वो खुसरो शाह ने अपने प्रभाव के कारण गुजरातियों को दिल्ली दरबार में भर दिया। जितने तुर्क सिपाही थे उनको बाहर कर दिया दरबार से और गुजराती सिपाहियों को भर दिया। और इस ढंग से मौका पाकर के उसने अंतिम खिलजी शासक जिसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, उसकी हत्या कर दी। और वो खुद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर खुसरो शाह आसीन हो गया जो खिलजी वंश का नहीं था। अब ऐसे परिस्थिति में तुर्कों के बीच काफी असंतोष पनप रहा था। तो जब असंतोष पनपा तो तुर्कों में सबसे योग्य व्यक्ति जो था अभी वो गियासुद्दीन तुगलक था, यानी गाजी मलिक था। तो इसको सपोर्ट मिला तुर्कों का और फिर गाजी मलिक ने खुसरो शाह की हत्या की और हत्या करने के बाद वो अगला सुल्तान बना। चूंकि खुद तुर्क था इसलिए तुर्क सरदारों ने उसका समर्थन किया और इस ढंग से गाजी मलिक शासक बनने में सफल रहा और उसने एक नवीन वंश की स्थापना की, एक नवीन डायनेस्टी की स्थापना की जो डायनेस्टी इतिहास में तुगलक वंश के नाम से या तुगलक डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। तो इस ढंग से सत्ता परिवर्तन हुआ। बात समझ में आई? तो ये तो हुआ कि हमने आपको बताया कि गियासुद्दीन तुगलक का प्रारंभिक जीवन, अर्ली लाइफ, और किस ढंग से वो एक सामान्य सैनिक से बढ़ते बढ़ते एक मुल्क का जो है वो सुल्तान यानी बादशाह बनने में सफल रहा।
अब जैसा कि आपको हमने दिखाया कि इसने कुल 25 वर्षों तक शासन किया। इस 25 वर्षों में उसकी उपलब्धियां होंगी कि क्या क्या काम किया। तो अब जो हम बात पढ़ाने जा रहे हैं आपको, वो गियासुद्दीन तुगलक की उपलब्धियां, यानी अचीवमेंट ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। इसमें बारी बारी से जितने काम उसके हैं, चाहे वो प्रशासन या लोक कल्याण से संबंधित हो या चाहे युद्ध से संबंधित हो, वो सारी घटनाओं को आपको बताएंगे ताकि एक कंप्लीट मेंस का टॉपिक भी आपको तैयार हो जाए और साथ ही साथ आप उसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर देने में सफल हो। इसको मिटाऊं? तो देखिए, अगला जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है गियासुद्दीन तुगलक की उपलब्धि। यानी अचीवमेंट ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। इसमें पहला जो उसका अचीवमेंट हम लोग लेंगे वो होगा प्रशासनिक सुधार, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का अर्थ आप ये मत लगा लेंगे कि कोई नया विभाग उसने बनाया था या प्रशासन में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन किया था, नहीं, बल्कि जो पहले का एडमिनिस्ट्रेशन था उसी को लागू करते हुए उसके क्रियान्वयन में परिवर्तन किया उसको। अच्छा, इसमें एक बात बता दें जो प्रारंभिक जीवन में हमने कहना भूल गए हम, और वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसके इसी कारण से उसके काम पर असर पड़ रहा है, और वो ये था कि वो पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था जो पूर्णतः भारतीय था। उसका किसी भी विदेशी से संबंध नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी माता जो थी वो पंजाब की एक जाटनी थी, और उसका जो पिता था वो तुर्क महल का एक दास था, यानी नौकर था। यानी पिता भी भारतीय और माता भी भारतीय, और उसमें भी हद ये था कि एक हिंदू एक मुसलमान। तो इस ढंग से जो पूर्व का जो तुर्किश एक ओरिजिन का प्रभाव था दिल्ली सल्तनत पे, वो गियासुद्दीन तुगलक पे नहीं था। तुर्क था, चूंकि इसका दास जो था पिता वो तुर्की था, लेकिन वो ऐसा तुर्क था जिसका जन्म भारत में हुआ था। और दूसरा कि इसकी माता तो पूर्णतः भारतीय थी और हिंदू थी। तो इस तरीके से माता पिता के व्यवहार का इस पर प्रभाव पड़ता है, और ये प्रथम शासक था जो पूर्णतः भारतीय कॉन्टेक्स्ट में सोच रहा है। अभी तक चाहे आदि तुर्क वंश को पढ़े हो या खिलजी वंश के पढ़े हो, ठीक है, गजनी से इनका संपर्क टूट गया, लेकिन अपने आप को की उत्पत्ति वो वहीं से मान रहे थे, उनका प्रभाव वहीं का था। ये पहला वंश है और पहला व्यक्ति है जो पूर्णतः इसका उदय भारतीय परिवेश में हो रहा है, और इसका प्रभाव उसकी कामों पर है, उसकी उपलब्धियों पर है। और कैसे, वो देखिए प्रशासनिक सुधार में झलकता है। जैसे ही गियासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा
तो उसने पहला जो प्रशासनिक काम किया वो ये कि स्थानीय परंपराओं और कानूनों का संग्रह करवाया, और कानूनों का क्या किया? संग्रह, कलेक्शन। संग्रह का मतलब कलेक्शंस कराया, और इसके बाद उसी की एक संहिता यानी कोड बनाई, यानी एक प्रकार का कानूनी किताब बना दिया। अभी तक जो भारत में न्याय हो रहा था, वो शासन किया जा रहा था, उसमें इस्लामी नियमों का कहीं न कहीं दखल हुआ करता था। लेकिन ये पहला अवसर है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो कानून यहाँ पहले से चले आ रहे थे, जो परंपराएं चली आ रही थी, जो यहाँ के लोग उसके अभ्यस्त थे, उन सभी को कलेक्ट करके एक संहिता बनाता है और इसी के अनुरूप शासन करता है। क्या करता है? इसी के अनुरूप शासन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहला डायनेस्टी था जिसको आप सेकुलर डायनेस्टी कह सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष डायनेस्टी कह सकते हैं, क्योंकि इस पर कोई धर्म का प्रभाव नहीं था। और इसका अनुसरण सिर्फ इसी ने नहीं किया, जो बुनियाद डाली इसने, उसी के तहत आगे आने वाला जो शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, उस पर पूर्णतः इसका असर दिखाई पड़ता है। उसके आगे फिरोज शाह तुगलक पे नहीं दिखाई पड़ता है, उसके अंदर धर्मांधता थी। लेकिन जो इसके बाद गियासुद्दीन तुगलक के बाद हम लोग पढ़ेंगे शासक मोहम्मद बिन तुगलक, उस पर गियासुद्दीन तुगलक के विचारों का बहुत प्रभाव था। दूसरा जो प्रशासन के क्षेत्र, ये सब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जहां पर नहीं आएगा वहां पर रोक के पूछिएगा, हम अपने हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप उस बात को कहां तक समझ पा रहे हैं ये मैं नहीं जान पा रहा हूं। उसके बाद दूसरा जो इसने किया कि जो जागीर एवं दान की जो भूमि थी, का सर्वेक्षण करवाया उसने। सर्वे, सर्वेक्षण का मतलब सर्वे। और उसके बाद ऐसी भूमियों को जो गैर जरूरी थी को जब्त कर लिया। ये जो प्रशासनिक सुधार मैं बता रहा हूं, तो आपके 2 नंबर पर, तो आपके मस्तिष्क में एक सवाल आना चाहिए नेचुरली कि सर इसके पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने सारे भूमियों को कब्जा कर ही लिया था, इनाम और मिल्क की जितनी भूमि थी, और इसी कारण से तो आप ही ने तो पढ़ाया था कि सर्वाधिक खालसा भूमि जो था वो अलाउद्दीन के समय में था। तो फिर ये क्या मामला है? खिलजी डायनेस्टी के बाद तो ही तुगलक डायनेस्टी शासन कर रहा है, तो या तो ये बात गलत है, ये पहले वाली बात गलत होगी। इसका आंसर ये है कि अलाउद्दीन ने ना किया था। अलाउद्दीन के बाद का जो 4 वर्ष है, जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का पीरियड है, शिहाबुद्दीन उमर कुछ महीनों तक रहा, तो इन लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के पूरे प्रशासन को ही उलट दिया था। अलाउद्दीन कठोर शासन करने वाला सुल्तान था, वो उदारवादी नहीं था, वो पूरी तरीके से प्रशासन में कठोरता बरतता था। सारे चौधरी, खूत, मुकद्दम सारे को तबाह कर दिया उसने, सारी जमीन को हथिया लिया। लेकिन अगला जो शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बैठा था, उसने जस्ट उल्टा नीति अपनाई। वो अलाउद्दीन के नीतियों के पूरे विपरीत था और उसने लिबरल पॉलिसी अपना दी, और उसका दरबार भी चारनों और भाटों से भरा हुआ रह गया।
चारण भाट समझते हैं? गाने वाला और नाचने वाला। चारण बोलते हैं गाने नाचने वाले को, और भाट बोलते हैं गाने वाले को। और तवायफों से भर गया, यानी दरबार एक प्रशासन का अड्डा नहीं बल्कि अय्याशी का अड्डा बन गया था। और ऐसे परिस्थिति में जो भी उसके शारीरिक संतुष्टि का साधन बनता था, उसमें इनाम की जमीन बांटता चला गया। यानी जो जमीनों को अलाउद्दीन ने एक्वायर्ड किया था, उससे ज्यादा जमीन दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के काल में निकल गया। और अगर योग्य लोगों के हाथ में वो जमीन जाती तो कोई बात नहीं थी। ऐसे लोगों के हाथ में जमीन गई जिससे राज को कोई लाभ नहीं था, या उत्पादकता में भी वृद्धि नहीं हो रही थी। तो इसको सर्च करना, जांच करना काफी जरूरी है कि आखिर खालसा भूमि गई कहां। तो इसलिए गियासुद्दीन तुगलक ने राज की सुदृढ़ता के लिए, स्ट्रांगनेस ऑफ स्टेट के लिए उसने क्या किया कि एक सर्वेक्षण करवाया, एक सर्वे करवाया सारी भूमियों का, और पता किया कि कौन कौन सी जागीर और दान की भूमि बेफजूल में दी गई है। तो उन सबों को जो है वो वापस ले लिया। अब बात समझ में आई? उसके बाद अगला जो टॉपिक है, मतलब प्रशासनिक सुधार में, कि धन की वसूली। धन की वसूली हुआ था ये साहब कि खुसरो शाह ने अपने 6 माह के शासनकाल में, मात्र 6 ही माह वो रहा था शासन काल में, खुले हाथ, मुक्त हस्त से धन लुटाया था, यानी धन दिया था, बांटा था। और इसी प्रकार का एक धन उस समय के प्रसिद्ध एक सूफी थे जो आज भी काफी पॉपुलर हैं, जिनका नाम है निजामुद्दीन औलिया। इन्हें भी उस समय 5 लाख दिया था। यानी उस समय का 5 लाख का आपके दौर में अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा राशि होगी। उस समय लाख रुपया तो कोई सोच भी नहीं सकता था, और निजामुद्दीन औलिया को जो है वो दिया था। इससे क्यों दिया था? खुसरो शाह खिलजी डायनेस्टी का नहीं था, पहली बात तो ये, और उसको लोगों का समर्थन चाहिए था। तो समर्थन सुल्तान को कैसे मिलता था उस समय? तो जो ज्यादा जागीर, ज्यादा पद, ज्यादा धन बांटे, तो अपना समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने धन का, राजकोष का खजाना खोल दिया, जिससे पूरा राजकोष खाली हो गया। तो जब गियासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा तो उसको सबसे बड़ा समस्या का सामना यह करना पड़ा कि जो एक्सचेकर था, जो राजकोष था, वो रिक्त था। तो उसने क्या किया कि इन सभी धनों की वापसी की मांग की, वापसी करवाया। अब सुल्तान का ऑर्डर है, तो जो जो धन लिया है वो सब ने वापस कर दिया, राजकोष भर गया। लेकिन एक जगह गियासुद्दीन तुगलक का मामला फंस जाता है, और वो कहां फंस जाता है? निजामुद्दीन औलिया से। निजामुद्दीन औलिया ने देने से इनकार कर दिया। देने से क्या कर दिया? इनकार। क्यों किया? क्योंकि सूफी लोग की एक नेचर होता है कि वो लोग सांसारिकता से दूर भागना चाहते हैं। सांसारिकता से निकट आने का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है बताइए तो आप? वेरी गुड, धन का लोभ। कोई व्यक्ति सांसारिकता में लिप्त है, आप कैसे कह सकते हैं? भाई पैदा हुआ तो संसारी में रहेगा, लेकिन आप कैसे कहेंगे कि अमुक व्यक्ति जो है वो सांसारिकता में एकदम पिला हुआ है? तो वो धन का लालची होगा, उसको आप बोलेंगे।
धन उतना भर जिससे उसका जीवन चल जाए, तो इसको आप बोलेंगे कि नहीं वो भाई संसारिकता में लिप्त नहीं है वो। और ऐसे लोगों की आध्यात्मिकता बहुत उच्च होती है। वो लोग ईश्वर आराधना में, ईश्वर प्राप्ति में अपना पूरा समय व्यतीत करते हैं। धन का संचय उतना ही करते हैं जिससे उसके भूख या दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, डेली यूज का सामान उनको मिल जाए। सूफी भी उस विचारधारा से भी आगे बढ़ते थे। इनका तो यह था कि मेरे पास एक पैसा भी तत्क्षण नहीं रहना चाहिए। जो भी चढ़ावा आता था या जो भी उनका मुरीद देता था वो फौरन गरीबों में बांट दिया करते थे। तो खुसरो शाह ने जो 5 लाख रुपया दिया तो निजामुद्दीन के पास रहेगा तब ना वो लौटाएंगे। उन्होंने कहा कि हम धन तो रखते ही नहीं, आप जो खुसरो शाह ने दिया था उसी समय बांट दिए। और बांटे तो किसको बांटे हमको पता भी नहीं है। बहुत सारे फकीर हमारे पास आते रहते हैं, तो कोई डेटा तो मेरे पास नहीं है। तो ये इतना जिद करने लगा कि नहीं आपको लौटाना पड़ेगा। और उस समय जिस समय जिद किया गयासुद्दीन ने, उस समय वो बंगाल अभियान पर था जो उसका अंतिम अभियान था। तो निजामुद्दीन का जब समाचार मिला कि वो नहीं लौटा रहे हैं, तो गयासुद्दीन ने कहा कि उनसे कह दो कि हम दिल्ली आएंगे तो वसूल कर लेंगे, माने बाय फोर्स बाय पावर। तो उस पर निजामुद्दीन औलिया ने एक पंक्ति कही थी जो इतिहास में काफी मशहूर हो गया और आपके परीक्षा में भी वो आता है। और वो पंक्ति फारसी का है, तो आप भी उसे जान ले। पंक्ति क्या थी साहब? हनूज दिल्ली दूरस्त, हनूज दिल्ली दूरस्त। आप समझे इसका मीनिंग? क्या समझे? हाँ, हनूज का मतलब होता है अभी। क्या मतलब होता है? अभी। दिल्ली दूर का तो समझ ही गए आप, दूर। और अस्त का मतलब है। और सूफी ने कह दिया तो हो गया। वो कैसे हुआ लास्ट में भी बताएंगे, अभी भी बता दे रहे हैं कि जब बंगाल अभियान से लौटा तो दिल्ली से 6 किलोमीटर पहले ही उसकी स्वागत के लिए जौना खां, जो बाद में मोहम्मद तुगलक के नाम से जाना जाएगा, जो उसका पुत्र था, उसने अपने बाप के स्वागत के लिए एक मंच तैयार किया। और मंच लकड़ी का था और हाथी लेकर करके आया था। बंगाल और उड़ीसा के हाथी बहुत पाए जाते थे और सुल्तानों के लिए या मध्यकालीन शासकों के लिए सैनिक शक्ति के रूप में हाथी जाना जाता था। आज आप टैंक का इस्तेमाल करते हैं, उस समय का टैंक हाथी ही था। तो बहुत अच्छे अच्छे हाथी लेकर के आया था। तो उसके परेड का आयोजन किया गया और उसी परेड के आयोजन के क्रम में पूरा जो स्टेज था वो धंस गया और उसमें जो है वो गयासुद्दीन दब करके मर गया। तो वो दिल्ली नहीं पहुंच पाया। तो सूफी साहित्य ये कहता है, हैजियोग्राफिकल लिटरेचर बोलते हैं उसको, वो ये कहता है कि ये तो बात साबित सच हो गई निजामुद्दीन की कि उसके लिए दिल्ली तो दूर ही हो गया, दिल्ली तो पहुंच ही नहीं पाया। तो इस तरीके से उसने प्रशासन के क्षेत्र में परिवर्तन किया। और भी है, थोड़ा हम बढ़ा देते हैं ताकि चीजें कंप्लीट हो जाए। प्रशासन को उसने लोकोपकारी बनाया। क्या बनाया? प्रशासन को उसने क्या बनाया? लोकोपकारी। इसका इंग्लिश होगा वेलफेयर स्टेट। इसमें क्या करता है वो? तो जैसे निर्धनों की सहायता,
का प्रबंध करता है जो गरीब आदमी है। जैसे विवाह का प्रबंध, बहुत सारे लड़कियां ऐसी होती थी जिसका पैसा के कारण विवाह नहीं हो पाता था, ठीक है। जैसे चिकित्सा का प्रबंध, ये राज्य की ओर से अभी तक दिल्ली सल्तनत में किसी सुल्तान ने ये सब वेलफेयर का काम नहीं किया। ये पहला सुल्तान है जो ये सब वेलफेयर का काम कर रहा है। हम ये क्यों बता रहे हैं? ये एक सामान्य सी घटना नहीं है, इसका जुड़ाव तुगलक डायनेस्टी के एक शासक के साथ है, और वो इस ढंग से आपको समझना होगा कि गियासुद्दीन तुगलक ने बहुत सारे ऐसे काम किए कि उन्हीं कामों को इसके बाद का इस वंश का तीसरा शासक फिरोज शाह तुगलक विस्तार के साथ करता है, और उसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली सल्तनत का वो लोक कल्याणकारी शासक का पदवी धारण कर लेता है। एग्जामिनेशंस में भी आता है कि साबित कीजिए कि फिरोज शाह तुगलक एक लोक कल्याणकारी और धर्मांध शासक था। उसके दो कैरेक्टर थे, एक तो पब्लिक वेलफेयर उसने खूब किया, और दूसरा हिंदू मंदिरों को उसने खूब तोड़ा, इसलिए उसको धर्मांध कहा जाता है। तो उसका जो लोक कल्याणकारी कैरेक्टर है, मेरे कहने का मतलब यह है, उसकी बुनियाद गियासुद्दीन तुगलक ने डाल दी थी। गियासुद्दीन तुगलक के पास समय कम मिला, इसलिए अपने लोक कल्याण को ज्यादा वाइड नहीं कर पाया, ज्यादा फैला नहीं पाया। लेकिन जो लोक कल्याणकारी काम फिरोज शाह तुगलक करेगा, उसकी बुनियाद किसने रखी थी? गियासुद्दीन तुगलक ने। कैसे, वो थोड़ा सा बताते हैं। जैसे अपने प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के अंदर क्या किया? निर्धनों की सहायता करनी शुरू की। तो उसने जो निर्धनों की सहायता शुरू की, वो कोई सिस्टमेटिक वे में नहीं किया। कोई पता चला कि निर्धन है, पैसे की जरूरत है, दे दो भाई, इस टाइप से। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने बजाबते तौर पे एक विभाग बना दिया जिसका नाम था दीवाने बंदगान। किसी को जरूरत हो उस विभाग में चला जाएगा, उसकी मदद हो जाएगी। इसी प्रकार से विवाह का प्रबंध इसने छिटपुट रूप में करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने उसके लिए दीवाने खैरात बना दिया। चिकित्सा की व्यवस्था इसने छिटपुट रूप से शुरू की। देखो, तबीयत खराब है, हकीम साहब को बोल दो इनका फ्री में इलाज कर दो। लेकिन उसने बजाबते तौर पे एक विभाग दारुल शफा बना दिया, और उसमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। कोई बीमार पड़ा, दारुल शफा में चला गया, उसका इलाज हो गया। दारुल शफा को ही इंग्लिश में हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। तो हम इसलिए बता दिया शुरू में आपको कि आम तौर पे आदमी पढ़ता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि किसको हम लोक कल्याणकारी शासक माने। तो लोक कल्याणकारी शासक दिल्ली सल्तनत में, ये तुगलक डायनेस्टी में, फिरोज शाह तुगलक ही है, क्योंकि उसने एक व्यवस्थित ढंग से लोक कल्याण के कार्यों को किया। लेकिन अव्यवस्थित ढंग से, अनप्लान्ड वे में लोक कल्याण की बुनियाद कौन डाल रहा है? गियासुद्दीन तुगलक। तो इस अंतर को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलिए ना, हाँ या ना। बहुत प्यार से पढ़ रहे हैं आज। अब आपको आदत लग गई किस चीज की? पढ़ने की। बहुत खुशी की बात। फिर से आते हैं वहीं पर। शहर में भीड़ है पर वीरानियां है, यहां पर तुम हो मगर तन्हाइयां है। क्या मीनिंग है इसके? हाँ, बहुत भौंडा जवाब है आपका साहब, एकदम लचक नहीं है।
सोचिए, हम चाहते हैं कि आपके सोच का प्रवास बहुत ऊंचा रहे, सब कुछ समा जाए उसमें, समझ गए? तो इसलिए ये सब मुद्दे पे सोचिए, और जब सोच आपकी खत्म हो जाए, थक हार जाए, तो पूछिए हमसे कि आखिर मीनिंग्स क्या है, पहले कोशिश कीजिए उसका। तो आते हैं साहब उसके दूसरी उपलब्धि पर। क्या? तो दूसरी उपलब्धि जो उसका है, सैनिक सुधार। क्या है उसका? सैनिक सुधार, यानी मिलिट्री रिफॉर्म। देखिए, गियासुद्दीन तुगलक का जो जीवन है, यह व्यक्तित्व है, वो खुद एक सैनिक का है। गियासुद्दीन तुगलक, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि और लोग सैनिक नहीं थे, खुद सैनिक के रूप में विकास हुआ। ठीक है, तो पिछले और भी जो लोग थे ना, सभी के सभी सैनिक थे। बिना सैनिक प्रवृत्ति के आदमी का दिल्ली सल्तनत में विकास हो ही नहीं सकता है। तो भाई आप ये क्यों लिख रहे हो? ये तो एक आम सी बात है। हर शासक जो है वो सैनिक के दायित्वों को पूरा किया, मिलिट्री अकाउंटेबिलिटी को पूरा किया, तभी वो शासक बना। तो ये भी उसी तरह से हुआ। तो हाँ, इस मामले में सभी बराबर हैं, लेकिन एक मामले में ये दूसरे से अलग है। और वो क्या कि ये एज ए मिलिट्री, एज ए सैनिक बहुत ग्रास रूट से ऊपर बढ़ा, और बढ़ने में इसको बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसने सैनिक सेवा में जो पदोन्नति प्राप्त की, वो सिर्फ सैनिक योग्यता के बल पर नहीं, बल्कि सैनिक प्रशासन में जो भ्रष्टाचार, जो करप्शन उत्पन्न थे, पाए जाते थे, उन करप्शनों का भी सामना करते हुए ये ऊपर बढ़ा। तो अन्य पूर्व के सुल्तानों और इस सुल्तान में ये अंतर है। नतीजा कि एक सैनिक का जो दर्द होता है, उस दर्द को गियासुद्दीन तुगलक ने महसूस किया था। पूर्व के सुल्तानों ने सैनिकों के दर्द को महसूस नहीं किया। सैनिक योग्यता के बल पर उनकी पदोन्नति हुई, लेकिन गियासुद्दीन तुगलक की पदोन्नति सैनिक योग्यता के साथ साथ सैनिकों के दर्द को समझने से भी हुई। तो ये बात में लचक है और बात में थोड़ा अंतर है। तो ऐसी परिस्थिति में गियासुद्दीन तुगलक क्या हुआ? वो सैनिकों का मित्र बन गया। और सैनिकों को वो कहा करता था कि वो हमारे पुत्र के समान है। सैनिकों को पुत्र के समान मानता था। बात समझ में आ रही है? ये डिफरेंस है, समान मानता था। और ऐसी परिस्थिति जो गियासुद्दीन की ये विचारधारा थी, उसका प्रभाव ये पड़ा कि उसने सैनिक प्रशासन में जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, सैनिक प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को, व्याप्त बने पाए जाने वाले व्याप्त भ्रष्टाचार को, कर्टेन करप्शंस को समाप्त किया। और सैनिक प्रशासन में जो भ्रष्टाचार था वो किस प्रकार था? वो जानिए आप, वो भ्रष्टाचार था कि सैनिकों को वेतन काट कर दिया जाता था।
सैनिकों को वेतन काट कर दिया जाता था। अब सवाल पैदा होता है कि कौन काटता था सैनिकों का वेतन? तो जो काटने वाला व्यक्ति था वो था इक्तादार, मुख्ता या वली। मुख्ता या वली। आप इन तीनों शब्दों से परिचित हैं कि इक्तादार क्या हुआ, मुख्ता क्या हुआ, वली क्या हुआ? नहीं परिचित हैं? क्या होता है? जो भी जानते हैं बोलिए, घबराइए, डरिए मत। वेरी गुड, हाँ ठीक है। तो इसी ये साबित हुआ कि हमने जो बताया है वो आपको याद है। अब ये पूरा क्लास बताया कि सबको ये बात उनकी याद है। आपको भी तो बताया है भाई, फिर से सुन लीजिए इसको। ये तीन शब्द हमेशा आपको परेशान करेंगे। हालांकि जब दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे तो आपको इसको बहुत डिटेल्स में हम बताने जा रहे हैं। तो वो समय आने वाला है बाद में। यहाँ वो शब्द पहले आ गया तो कम से कम इतनी जानकारी आपको दी जाए ताकि ये शब्द आपको तंग नहीं करे। ये शब्द अपरिचित नहीं हो, शत्रु नहीं हो, बल्कि ये शब्द आपका मित्र बन जाए। तो उसका मित्र बनाने के लिए लिपापोती इस ढंग से की जा रही है कि दिल्ली के सुल्तानों ने अपने विजित क्षेत्रों को अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो प्रशासन का प्रबंध किया वो इस ढंग से किया कि जीते गए क्षेत्रों को विभिन्न प्रांतों में बांट दिया और वहां अपना सिर्फ एक सैनिक अधिकारी नियुक्त किया और उसको फुल राइट दे दिया उस सैनिक अधिकारी को कि तुम यहां कानून भी बना सकते हो, तुम ही कानून लागू करोगे और तुम ही दंड दोगे। तो अकेले तो करोगे नहीं, तो करने वाला जिसको चाहो बहाल कर लो। हमसे तुमसे संबंध ये रहेगा कि उसका खिराज इतना हुआ, खिराज का मतलब टैक्स, भूमि टैक्स, उसमें से तुम्हारे पास इतना सैनिक है, उसका खर्च इतना हुआ, तो बाकी जो सरप्लस बचता है, अधिशेष बचता है, वो तुम हमें दे दोगे, बाकी हम नहीं जानते। तो इस व्यवस्था के तहत जो एक सैनिक पदाधिकारी वहां नियुक्त किया जाता था, तो दिल्ली सल्तनत में तुर्किश एडमिनिस्ट्रेशन में प्रांतों के लिए इक्ता शब्द इस्तेमाल किया जाता था। EKTA, ई आधा का तामे आकार, यानी आज जिसको आप प्रोविंस या प्रांत कहते हैं या राज्य कहते हैं, दिल्ली सल्तनत में उस प्रांत, प्रोविंस या राज्य के लिए इक्ता शब्द इस्तेमाल होता था। ये बात समझ में आ गई? इस इक्ता का वो एकमात्र सैनिक पदाधिकारी था जिसको दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अपॉइंट करते थे। तो चूंकि वो अधिकारी था इक्ता का, इसलिए वो इक्तादार कहलाया। इक्ता के अधिकारी को यानी प्रांत के अधिकारी को दिल्ली सल्तनत में क्या कहा जा रहा है? इक्तादार। तो बात यहीं तक रहती तो कुछ नहीं। ये फिर मुख्ता और वली क्यों आपने घुसा दिया साहब? तो इसे भी बहुत प्यार से समझाना चाहते हैं आपको ताकि हमेशा के लिए याद आए। तो इक्ता का एरिया के हिसाब से दो कैटेगरीज था, एक छोटा इक्ता और एक बड़ा इक्ता। छोटा इक्ता का मतलब हुआ जैसे गया शहर का इक्ता, और बड़ा इक्ता का हुआ मतलब पूरे बिहार का इक्ता। तो अगर छोटे इक्ता का कोई प्रधान होता था उसको इक्तादार बोलते थे, और कोई बड़े इक्ता का प्रधान होता था उसको मुख्ता या वली बोलते थे। आप समझ में आई? तो सिंपल में, संक्षेप में फिर से सेंटेंस को मैं दोहरा दे रहा हूं
कि मध्य दिल्ली सल्तनत में प्रांतों को इक्ता कहा जाता था, छोटे प्रांत के प्रधान को इक्तादार कहते थे और बड़े प्रांत के प्रधान को हेड को मुक्ता या वली बोलते थे। अब बात समझ में आ गई है? भूल जाइएगा बाद में, नहीं ना? देखिए आपको भूल जाएंगे लेकिन इसको कैसे भूलेंगे? हाँ तो हम भी तो वही बोल रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए उनको, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, क्या कीजिएगा? बेवफाई का दौर चल रहा है तो वफादार कहां से मिलेंगे? मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो अब देखिए ये क्या करते थे कि जो इक्तादार या मुक्ता जो वली होते थे, तो ये निर्धारित जो वेतन होता था सैनिकों का, जो निर्धारित वेतन होता था किसका? सैनिकों का, ठीक है ना? उसको काट कर देता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि 234 टन का वार्षिक फिक्स था, तो जब सैलरी लेने गया तो उसको 200 मिल रहा है। कहा है भाई तो 34 टन का मुक्ता साहब के पास चला गया, इक्तादार साहब के पास चला गया, या तुम सर्विस ठीक से नहीं की हो इसलिए काट लिए। गवर्नर है, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था। तो इसी भ्रष्टाचार को क्या किया गियासुद्दीन ने? दूर किया। कैसे दूर किया साहब? तो दूर इस ढंग से किया कि उसने वेतन रजिस्टर बनवाया। पहले वेतन रजिस्टर नहीं था, ये पूरा पूरा अधिकार जो था वो इक्तादार, मुक्ता या वली का था। इसने कहा कि नहीं, अब आप जिसको भी वेतन दीजिएगा उसको रजिस्टर पर लिखिए और उससे साइन या ठप्पा लगवाइए, और इस वेतन रजिस्टर का गियासुद्दीन स्वयं निरीक्षण करने लगा कि हम देखेंगे कि साहब किसको कितना वेतन मिला। तो इस ढंग से सैनिकों के प्रति उसने अच्छी नीति अपनाई। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ जाइए आप कि सैनिकों के योग्यता के साथ उसने समझौता कर लिया। सैनिकों को अपना पुत्र मानने का ये मत आप अर्थ लगा लीजिए कि सैनिकों को बहुत सारी रियायत या उन्मुक्ति दे दी, बल्कि सैनिक डिसिप्लिन में वो काफी उसी तरीके से कट्टर था जिस तरीके से बलबन और अलाउद्दीन खिलजी था। क्यों? क्योंकि इन सबों के बावजूद उसने दाग एवं हुलिया प्रथा को, दाग एवं हुलिया प्रथा को कड़ाई से लागू किया, कड़ाई से लागू किया। अब देखिए आपको ये बात का एहसास हो जाएगा कि वास्तव में जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन था वो टोटली करप्शन को हमेशा के लिए दूर करने का जो प्रयत्न किया वो गियासुद्दीन तुगलक था। कैसे? तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में दो तरह का करप्शन था। एक करप्शन तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाता था और दूसरा करप्शन मिलिट्री द्वारा खुद किया जाता था। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तय वेतन से कम वेतन दिए जाते थे और मिलिट्री द्वारा अपने जगह पर दूसरे निकम्मे आदमी को भेज दिया जाता था। आपने देखा कि गियासुद्दीन तुगलक ने दोनों बुराइयों को खत्म किया, यानी सैनिक प्रशासन में जो दो प्रकार का करप्शन फैला हुआ था उन दोनों प्रकार के करप्शन को गियासुद्दीन तुगलक ने खत्म किया। क्लियर? मिटाऊं इसको?
यहाँ पे बैठ के वर्षों गुजारा, यहाँ पे बैठ के वर्षों गुजारा, वर्षों में समझते ना, सालों से, यहाँ पर तेरी मेरी परछाइयां, नहीं समझते हैं आप, थोड़ा समझा कीजिए। हैं? आप लोग समझ ही नहीं पा रहे, इतना गहरी गहरी बात बोल रहे हैं। हटाओ इनको, अरे बोलिए ना। चलिए आगे चलिए। देखिए इससे होता क्या है कि पिछले वाला जितना बात बताया वो सब जाके फिक्स हो गया, अब आपका दिमाग खाली हो गया, अब नई बातें उसमें जाएंगी। तो तीसरा जो उसका अचीवमेंट है, तीसरा अचीवमेंट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार। देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या कर रहा है वो, अलाउद्दीन के समय में जो पद्धति थी भूमि से जुड़ी हुई, अलाउद्दीन मतलब आप समझ गए, अलाउद्दीन खिलजी, भू राजस्व से जुड़ा हुआ दो शब्द था, और ये लोग, ये शायद आप जानते होंगे, पहले पढ़ा चुके हैं। एक शब्द था मसाहत और दूसरा शब्द था बिस्वा, ठीक है? नहीं, पट्टा भी बाद में आएगा शेरशाह के समय में। ये सब शब्दों को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि मिडाइवल में यही सब क्वेश्चंस आएगा, अगर आपको आएगा। अभी आपको खेल लग रहा है, लेकिन जब मैच्योरिटी के साथ आप परीक्षा देंगे तब आपको इस दिन का एहसास होगा कि कितना इंपॉर्टेंट दिन था वो, जब हम किसी कोचिंग में पढ़ते थे, कोई पढ़ाता था। अभी तो आपको खेल लग रहा है ये कि चलिए आ गए, लेकिन थोड़ी सी मैच्योरिटी जब आपकी बढ़ेगी तब इस समय के महत्व का एहसास होगा आपको। लोग थक हार के लौट आएंगे, नहीं ये थोड़ा सा आसान है। लोग थक हार के लौट आएंगे, रास्ते में निशानियां रख जा। तो ये हम आपके लिए निशानियां रख रहे हैं, आप आज न कल हमारे बताए हुए रास्ते पर जरूर चलेंगे। अब आइए, मसाहत क्या है साहब और बिस्वा क्या है, ठीक है? तो मसाहत जो है, भूमि के माप को बोलते थे, ठीक है? यानी भूमि के माप को फारसी में मसाहत कहा जाता था, क्लियर? और बिस्वा क्या था? तो बिस्वा था भूमि मापन का इकाई, यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट, ये यूनिट था बिस्वा। ये अलाउद्दीन ने एक रिफॉर्म किया था, एक सुधार किया था कि साहब बहुत राज को नुकसान होता है, तो अब क्या होगा, किसके पास कितनी भूमि है पहले नपैया हो जाए, और नपैया होने के बाद वो कितने बीघे में है ये तय हो जाए, और उसी के हिसाब से, उस भूमि के हिसाब से 1/2 यानी उपज का आधा भाग हम ले लेंगे। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या था, उस समय पढ़ने में बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन ये सिस्टम्स एक्सप्लॉयटरी था, शोषणात्मक था। कैसे एक्सप्लॉयटरी था, कैसे शोषणात्मक था? कि इसमें तय तो हो गया, लेकिन अगर उपज नहीं होगा तो
इस पर गौर नहीं किया गया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उपज हो या नहीं हो, सरकार को तो पता चल गया ना कि आपके पास इतनी भूमि है, तो उस भूमि का आधा भाग दे दीजिए हमको, और अगर नहीं उत्पादन हुआ तो भी दीजिए। बात समझ में आई? तो इस ढंग से जो मसाहत और बिस्वा का जो भू पद्धति का जो सिस्टम्स था, अलाउद्दीन के द्वारा जो स्थापित किया गया था, वो शोषणात्मक था। क्या था? शोषणात्मक था, एक्सप्लोरेटरी था। इसको समाप्त किया किसने? तो गियासुद्दीन तुगलक ने। कैसे समाप्त किया? तो इसके स्थान पर उसने बटाई पद्धति लगाई। क्या लगाई? बटाई पद्धति। अब बटाई पद्धति में क्या सिस्टम था कि उपज होने दीजिए, ठीक है, उपज होने के बाद जो आपका हिस्सा है आप ले लीजिए, जो हमारा हिस्सा है हम ले लेंगे। तो एक तो दर भी घटा दिया, 1/3 कर दिया, यहां 1/2 था। तो किसी साल 100 किलो अनाज पैदा हुआ, तो किसान भाई 33 किलो सरकार को दे दिया, 66 किलो अपने पास रख लिया। किसी साल 50 किलो हुआ, तो ऐसा नहीं कि 50 किलो में अब 33 किलो देगा वो, बल्कि 50 किलो का 33 सॉरी 1/3 देगा। तो जितना भी होता है, कितना होता है, मेरे ख्याल से 20-22 किलो होगा, हाँ 16 किलो होगा। चलिए 16 किलो हुआ, वो राज को दे दिया। तो इसका अर्थ हुआ कि इस सिस्टम में, बटाई सिस्टम में, अगर लाभ होगा तो दोनों को होगा, और हानि होगी तो दोनों की होगी। और सबसे बड़ी बात कि किसान भूखमरी का शिकार नहीं होगा। जो मसाहत और बिस्वा में फिक्सेशन हो गया था टैक्स का कि आपका उत्पादन हो या नहीं हो, जो तय है उतनी भूमि का फसल हमको चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा वेलफेयर का काम था। साथ ही साथ उसने एक आदेश दिया आर्थिक सुधार में कि राजस्व में जो वृद्धि होगी, राजस्व में जो वृद्धि होगी वो किसी भी परिस्थिति में 1/10 और 1/11 से नहीं होगी, अधिक। अर्थात अगर कोई उत्पादन, कोई भूराजस्व लगा है जिसको 10 मान लिया जाए, तो 10 में एक ही वृद्धि कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि 10 में 5 वृद्धि कर दीजिए। तो ये सारे प्रकार के राजस्व की बात हो रही है, सिर्फ भू राजस्व की नहीं। तो भू राजस्व में भी ज्यादा आप वृद्धि नहीं कर सकते हैं, या और मान लिया सिंचाई पर टैक्स लगता था, घर पर टैक्स लगता था, व्यापार पर टैक्स लगता था, तो इन सभी टैक्सों में भी आप एक अनुपात से अधिक का वृद्धि नहीं कर सकते। तो ये सब था छात्रों गियासुद्दीन तुगलक के वो काम जो सुधार से जुड़े हुए थे, रिफॉर्म से जुड़े हुए थे। अब इसका मतलब ये बात आप मत मान लीजिए कि वो बिल्कुल जो है वो एक उपकारी शासक था, बल्कि उसके समय में भी युद्ध हुए हैं। तो उसके समय में जो युद्ध हुए हैं वो अब समय थोड़ा कम बचा, तो शीर्षक लिख करके हम उसका एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं ताकि आपका समय बचे। तो चौथा नंबर पर तेलंगाना विजय। क्या चीज? तेलंगाना विजय। उसके बाद 5वें नंबर पर कलिंग विजय, और 6ठे नंबर पर
जो है वो बंगाल विजय। 3 विजय पढ़ना, और भी बीच में 2 है जो काफी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बता देंगे ये 3 काफी महत्वपूर्ण है। तेलंगाना आप जानते हैं कि दक्षिण या दक्कन का एक राज था, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको विजित किया था और एक करद राज्य यानी डिपेंडेंट स्टेट बनाया था दिल्ली सल्तनत का। लेकिन अलाउद्दीन के बाद जब कमजोर शासकों का दौर आया तो तेलंगाना ने वार्षिक नजराना भेजना बंद कर दिया। ऐसी परिस्थिति में वहां का शासक प्रताप रुद्रदेव था जो नजराना नहीं भेज रहा था, तो गयासुद्दीन ने अपने बेटे जौना खां, जो बाद में चल के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाएगा, शासक बनेगा, उसको भेजा वहां, और उसने प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया। पराजय के बाद उसको दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाने के बाद 2 विचारधाराएं हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि उसने आत्महत्या कर ली, दूसरे ने कहा कि नहीं, वो फिर अपने राज्य में गया और करद राज की तरह शासक करता रहा और राजस्व भेजता रहा। तो इस तरीके से तेलंगाना की विजय गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे जौना खां के माध्यम से करवाया। उसके बाद कलिंग विजय, तो कलिंग उड़ीसा को, आज का जो उड़ीसा है उत्कल, उसी को उस समय कलिंग बोला जाता था, प्राचीन काल में भी कलिंग नाम से। यहाँ का शासक था भानुदेव। जब तेलंगाना अभियान हो रहा था तो भानुदेव ने प्रताप रुद्रदेव की सहायता की। इससे गयासुद्दीन तुगलक बहुत चिढ़ा हुआ था और यहाँ भी उसने अभियान करवाया, और इस अभियान में भानुदेव जो है पराजित हुआ और उसने अधीनता स्वीकार की। लौटने के क्रम में जौना खां बिहार में आता है, और बिहार में उस समय कारकोट वंश का शासन था। हरि सिंह देव यहाँ का शासक था। इसके आगमन से हरि सिंह देव नेपाल भाग गया और उसके बाद बिहार पर तुगलकों का अधिकार हो गया। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है जिसका बिहार में प्रवेश हुआ या बिहार में इसका अधिकार हुआ। इसके पहले किसी ने बिहार में अधिकार, सबसे पहले यही क्वेश्चन भी आता है। और अंतिम बंगाल में जहां तक की बात है तो खुद गयासुद्दीन ने अभियान किया। शमशुद्दीन वहां का शासक था लेकिन मर गया था। मरने के कारण उसके 4 बेटे थे, आपस में गृह युद्ध हुआ। एक बेटा गयासुद्दीन से मदद मांगी, उसकी मदद के लिए गयास वहां गया और स्थापित सत्ता को हटा करके आधा बंगाल उस नासिरुद्दीन को दे दिया जो शमशुद्दीन का बेटा था, और आधे बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। तो जब बंगाल से लौट रहा था तो उसके साथ वही घटना घटी जो पहले इसमें हम पढ़ा चुके हैं। क्या कि उसके लिए स्वागत के लिए एक लगाया गया और वो गिर गया, जिसमें दब करके वो मर गया, जिससे लोग कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया की बात सच हुई, सूफियों की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, चाहे कितने शक्तिशाली क्यों नहीं। तो इस प्रकार से छात्रों, मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ आपको गयासुद्दीन तुगलक समझाया। अगले क्लास में जब कल हम लोग मिलने जा रहे हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।